मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल क्लास की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष पठन पाठन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन शिक्षण पहुंचाने की व्यवस्था की है। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। तो बच्चों, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं इतिहास और नागरिक शास्त्र कक्षा छठी की पाठ्य पुस्तक। तो बच्चों, कक्षा छठी में आज हम पढ़ेंगे इतिहास यानी हिस्ट्री। और बच्चों, आज का पाठ है भारतीय उपमहाद्वीप और इतिहास पार्ट 2। तो बच्चों, पार्ट 2 में भारतीय उपमहाद्वीप और इतिहास यानी द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड हिस्ट्री पार्ट 2 हम देखने वाले हैं। तो बच्चों, मैं CS पटेल, वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर MCGM मुंबई से। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे भारतीय उपमहाद्वीप और इतिहास द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड हिस्ट्री पार्ट 2 देखने वाले। बच्चों, पार्ट 1 हमने पढ़ लिया है। तो बच्चों, हमने पार्ट 1 में पढ़ा था बच्चों इतिहास का निर्माण और भौगोलिक विशेषताएं, भारत की भौगोलिक विशेषताएं। और बच्चों, आज हम इसको आगे देखते हुए भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में बात करेंगे। तो बच्चों, थोड़ा सा रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए, हमने पार्ट 1 में जो पढ़ा हुआ था थोड़ा सा रिवाइज करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों, इतिहास का निर्माण और भौगोलिक विशेषताओं की बात करें, ज्योग्राफिकल कंडीशंस एंड द कोर्स ऑफ हिस्ट्री। यस बच्चों, तो भारत की भौगोलिक विशेषताएं एक बार फिर से हम थोड़ा रिवाइज करते हुए बढ़ेंगे, यानी ज्योग्राफिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। और बच्चों, भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में हम विस्तार से जानने वाले थे, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बारे में विस्तार से देखेंगे। तो बच्चों, इतिहास का निर्माण और भौगोलिक विशेषताओं की बात करें, ज्योग्राफिकल कंडीशंस एंड द कोर्स ऑफ हिस्ट्री की बात करें बच्चों, तो मानव और उसके आसपास के परिसर के बीच किस प्रकार घनिष्ठ संबंध होता है बच्चों, कक्षा 5 में हमने विस्तार से इसे देखा हुआ है। तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं बच्चों कि किस तरह से मनुष्य के विकास के साथ ही मनुष्य ने किस तरह से खेती करना शुरू किया, मनुष्य ने किस तरह से तमाम जानवरों को, यस बच्चों, पालतू करण की प्रक्रिया में किस तरह से तमाम जानवरों को पालतू बनाया, अपने कार्यों में उसे लिया। बच्चों, स्क्रीन पर दाहिनी ओर आप देख पा रहे हैं यस बच्चों कि मनुष्य ने किस तरह से धीरे धीरे अस्थायी बस्तियां बनाना शुरू की और किस तरह से उसने खेती का कार्य शुरू किया तथा जानवरों को पालतू बनाया। ये बच्चों हमने विस्तार से कक्षा 5वीं में EVS 2 में हमने इसका अध्ययन विस्तार से किया हुआ है। तो बच्चों, आदि मानव के जीवन स्तर एवं तकनीकी विज्ञान में हुए परिवर्तन, उसके परिसर में हुए परिवर्तनों से किस प्रकार संबंध थे, ये हमने देखा कि किस तरह से जिस बच्चों मानव का विकास हो रहा था और इसमें जो तकनीकी विज्ञान में परिवर्तन हो रहे थे, मनुष्य उसका किस प्रकार से उपयोग कर रहा था, इस बच्चों इस तरह से हमने उसे देखा था। तो बच्चों, इतिहास का निर्माण और भौगोलिक विशेषताएं, तो हम थोड़ा सा बच्चों रिवीजन करते हुए पार्ट 1 में जो हमने पढ़ा था ये समुच्चय क्रम में आगे बढ़ रहे हैं। तो ज्योग्राफिकल कंडीशंस एंड द कोर्स ऑफ हिस्ट्री की बात करें तो बच्चों, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं अश्मयुगीन यानी स्टोन एज की अगर बात करें बच्चों, अश्मयुगीन संस्कृति से लेकर नदी तट की कृषि प्रधान संस्कृति तक की मानवीय संस्कृति की ऐतिहासिक यात्रा किस प्रकार संपन्न हुई, इसका अवलोकन हमने किया था। इस बच्चों, अगर अश्मयुगीन संस्कृति की बात करें बच्चों, स्टोन एज कल्चर से लेकर के नदी घाटियों की यस बच्चों नगरीय संस्कृति की अगर बात करें, उसमें अगर हम कृषि की बात करें बच्चों, यस जो कृषि प्रधान संस्कृतियों की बात करें, यस उसकी ऐतिहासिक यात्रा किस प्रकार से संपन्न हुई। याद है बच्चों आपको, नदी घाटियों की नगरीय संस्कृति की हमने बात की थी। आपको हम पॉइंट आउट कर दे, थोड़ा सा रिवीजन के रूप में आप याद कर लीजिए एक बार फिर से, आप रिकॉल करते हुए समझिए। जब हम मेसोपोटामिया की बात करते हैं यस बच्चों, तो स्क्रीन पर आप मेसोपोटामिया देख पा रहे हैं। यस बच्चों, ये देख सकते हैं यूफ्रेटिस और टाइग्रिस इन नदियों के पर जो मेसोपोटामिया की संस्कृति की बात की। इस बच्चों, अगर हड़प्पा संस्कृति की बात करें तो आप देख पा रहे हैं ये सिंधु नदी। और बच्चों, नील अगर बच्चों इसकी बात करें यस, तो इजिप्ट को आप देख पा रहे हैं, इजिप्ट की जो संस्कृति नील नदी को आप देख पा रहे हैं। इसके अलावा बच्चों यहाँ चीन की है यस, तो इसकी चर्चा बच्चों हमने कक्षा 5वीं में विस्तार से की थी। यस, थोड़ा सा हम आपको रिवाइज करते हुए आगे ले चल रहे हैं। तो चलिए इसी क्रम में और आगे बढ़ते हैं। इस बच्चों, इतिहास का निर्माण और भौगोलिक विशेषताओं की बात करें, ज्योग्राफिकल कंडीशंस एंड द कोर्स ऑफ हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। जिस बच्चों जहां हम रहते हैं उस परिसर की भौगोलिक विशेषताओं पर हमारी खान पान,
वेशभूषा, मकानों की बनावट, व्यवसाय आदि बातें अधिकांश रूप पर निर्भर रहती है। यस बच्चों, हमारा सामाजिक जीवन भी इन्हीं विशेषताओं पर निर्भर करता है। जैसे बच्चों उदाहरण के रूप में एक पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों का जीवन मैदानी प्रदेशों से किस प्रकार से भिन्न होता है। जहाँ पर्वतीय प्रदेश में रहने वाले लोग हैं बच्चों, उनका जो जीवन है किस तरह से तुलना जो मैदानी प्रदेश की तुलना में किस तरह से अधिक परिश्रम भरा रहता है। जैसे बच्चों यहीं पर आप देख लीजिए स्क्रीन पर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जैसे अगर बात करें पर्वतीय क्षेत्र में जो लोग रहने वाले हैं, इस देखिए बच्चों ये काफ़ी ऊंचाई पर रहते हैं। तो आप देख सकते हैं अगर सेटलमेंट की बात करें तो पर्वतीय क्षेत्रों में सेटलमेंट है बच्चों, इन्हें मैदानी क्षेत्र में अर्थात नीचे उतर करके ये तमाम जो अपनी क्रियाकलाप हैं, गतिविधियां हैं, वो पूरी करनी पड़ती हैं। जिस बच्चों ऐसे में इनको काफ़ी संघर्षों का सामना करना पड़ता है, काफ़ी अधिक परिश्रम करना पड़ता है। तो इस प्रकार से पर्वतीय क्षेत्र में एक और समस्या होती है, जैसे खेती की जो उपजाऊ भूमि है वो कम उपलब्ध होती है। तो मैदानी क्षेत्र में बच्चों, मैदानी प्रदेश में उपजाऊ भूमि अधिक होती है। तो इन तमाम बच्चों जो फैक्टर हैं उनका असर बच्चों उनके जीवन पर और उनकी जो सामाजिक जीवन है उस पर पड़ता है, ये हमें ध्यान रखना है। तो चलिए बच्चों, हम पार्ट 1 में इसे पढ़ चुके हैं, इसलिए हम थोड़ा सा रिवाइज करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। यस बच्चों, तो हम जिस प्रदेश में रहते हैं उस प्रदेश की जलवायु, वर्षा, खेती की उपज, वनस्पतियां और प्राणियों में पाई जाने वाली विविधता आदि बातें हमारे जीने के साधन होती हैं। उन्हीं के आधार पर उस प्रदेश की जीवन प्रणाली और संस्कृति विकसित होती है। यस बच्चों, हम बात करें कल्चर की, यहाँ जहाँ जीवन यापन के साधन विपुल मात्रा में होते हैं, मानवीय समाज दीर्घकाल तक अपनी बस्ती बनाकर रहता है। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं बच्चों, अगर मैदानी क्षेत्र की अगर बात करें, मैदानी क्षेत्रों में जहाँ पर आप देखेंगे जो सेटलमेंट या जो अधिवासों की बात करते हैं, निवासों की बात करते हैं, वहाँ पर पॉपुलेशन सेंट्रलाइजेशन यानी जो जनसंख्या का संकेंद्रण होता है, जनसंख्या का जमावड़ा होता है, जनसंख्या अधिक रहती है। जिस बच्चों मैदानी क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्रों में कम लोग रहते हैं। बच्चों इसकी चर्चा हमने की, आखिर में ऐसा क्यों हो पाता है या क्या कारण है कि मैदानी क्षेत्र में अधिक लोग रहते हैं। तो बच्चों जैसा कि आप जानते हैं, मनुष्य ऐसे स्थानों पर रहना अधिक पसंद करता है जहां उसे तमाम प्रकार की सुविधाएं आसानी से उपलब्ध हो पाएँ। तो बच्चों इसलिए जहां पर अगर जलवायु की बात करें, वर्षा की बात करें, खेती की उपज की बात करें, वनस्पतियों की बात करें, और प्राणियों में पाई जाने वाली तमाम प्रकार की विविधता, जो कि हमारे जीवन के साधन है, हमारे जीने के साधन है, तो निश्चित रूप से इनका ध्यान रखना पड़ता है। और इसी के आधार पर मनुष्य जो है वो अपने निवास या सेटलमेंट बनाता है और वहाँ पर रहता है। तो उस प्रदेश के जीवन प्रणाली और उसकी संस्कृति उसी आधार पर विकसित होती है, ये हमने देखा। तो बच्चों हमने कहा कि जहाँ पर जीवन यापन के साधन विपुल मात्रा में होते हैं, मानवीय समाज दीर्घकाल तक अपनी बस्ती बनाकर रखता है। इस बच्चों तो ध्यान रखिए। आइए इस क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। इतिहास का निर्माण और भौगोलिक विशेषताओं की हम बात करें बच्चों। जोग्राफिकल कंडीशंस एंड द कोर्स ऑफ हिस्ट्री की बात कर रहे हैं बच्चों। आगे चलकर कालांतर में इन बस्तियों का रूपांतरण ग्रामों और नगरों में हो जाता है। पर्यावरण का ह्रास होता है, जब कभी अकाल पड़ता है, कभी आक्रमण होता है या अन्य कारणों से जीवन के साधनों का अभाव होने लगता है, तो लोग गांव छोड़कर जाने को बाध्य हो जाते हैं। तो बच्चों स्क्रीन पर बाईं ओर जो स्क्रीन पर आप तस्वीर देख पा रहे हैं, राइट, आप समझ सकते हैं बच्चों, अगर ऐसी स्थिति में जहां पर अकाल की स्थिति बनती है, अवर्षण की स्थिति होती है, वर्षा नहीं के बराबर होती है बच्चों, ऐसे में खेत की स्थिति क्या होती है ये आप देख सकते हैं बच्चों। और ऐसे में किसान को कितनी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो आप समझ सकते हैं। तो ऐसे में क्या होता है बच्चों, गांव, बस्तियां, नगर उजड़ जाते हैं। इतिहास में ऐसी अनेक घटनाओं का घटित होना दिखाई देता है, जिससे स्पष्ट होता है बच्चों, अगर हम बात करें इस तरह से इतिहास और भूगोल का अटूट संबंध होता है। बच्चों तो हमने देखा कि किस तरह से जहाँ पर कभी पर्यावरण का ह्रास हो, अकाल या आक्रमण जैसी स्थितियाँ होती हैं, तो निश्चित रूप से वहाँ पर लोग गांव छोड़ने के लिए बाध्य हो जाते हैं। तो ये भी कारण ये भी बनता है। तो ध्यान रखना है, इतिहास और भूगोल के बीच जो अटूट संबंधों के उदाहरण की हम बात करें। भारत की भौगोलिक विशेषताओं की बात करें बच्चों, ज्योग्राफिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, तो थोड़ा सा हम रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों देखिए, हमारे देश का विस्तार बहुत विशाल है। उसकी उत्तर दिशा में हिमालय, जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे बच्चों, अगर एक रेक्टेंगुलर
शेप में हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। आप देखिए किस तरह से जो हिमालय है वो 2400 किलोमीटर, बच्चों ये 2400 किलोमीटर तलवार की आकार के रूप में 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ हिमालय पर्वत की बात करें बच्चों, ये इसकी पूर्व दिशा में जो बंगाल की खाड़ी की बात करें, इस बे ऑफ बंगाल यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, अगर इस बे ऑफ बंगाल की बात करें, और बच्चों पश्चिम दिशा में जो अरबियन सी है, अरब सागर को आप देख पा रहे हैं। दक्षिण दिशा में हमारा हिंद महासागर है, यस बच्चों, तो ये हमारा हिंद महासागर दक्षिण दिशा में। भारत के अंडमान निकोबार द्वीप, तो बच्चों ये है अंडमान निकोबार द्वीप, और लक्षद्वीप की बात करो तो बच्चों लक्षद्वीप यहाँ पे नीचे है, यस सॉरी ये लक्षद्वीप स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं लक्षद्वीप। तो इस तरह से बच्चों यस इसके यानी अंडमान निकोबार एवं लक्षद्वीप को छोड़कर शेष भूप्रदेश भौगोलिक दृष्टि से अखंडित है, यस बच्चों इसका ध्यान रखना है। तो ये जो आप देख पा रहे हैं बे ऑफ बंगाल की हम बात कर रहे हैं, इस अरबियन सी की हम बात कर रहे हैं, और बच्चों ये जो नीचे का हिस्सा ये इंडियन ओशन की बात करें, ये सिंध महासागर की बात करें, भारत के दक्षिण की ओर आप देख पा रहे हैं, राइट। तो बच्चों यस अब हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं ये भारत का ये लेटेस्ट मैप, भारत का जो लेटेस्ट मैप है बच्चों जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, इसमें आप देख सकते हैं बच्चों यस। तो बंगाल की खाड़ी हम आपको यस पॉइंट आउट करते हुए दिखा रहे हैं, ये ध्यान से देखिए। बंगाल खाड़ी की बात करें, यहाँ पर अंडमान निकोबार आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे आप लक्षद्वीप देख पा रहे हैं, ये अरब सागर है, नीचे बच्चों हिंद महासागर, यस आपको ध्यान रखना है। तो चलिए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। तो ये लक्षद्वीप आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भारत की भौगोलिक विशेषताओं की बात करेंगे। इस बच्चों प्राचीन भारत के इतिहास का अध्ययन करते समय हमें इस भूप्रदेश को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि इसी भूप्रदेश का उल्लेख हम प्राचीन भारत के रूप में करने वाले हैं। वर्तमान भारत और वर्तमान पाकिस्तान और बांग्लादेश जो बच्चों 1947 के पहले प्राचीन भारत के अंग थे, राइट बच्चों। जब हम प्राचीन भारत की बात करते हैं तो ध्यान रखना है बच्चों प्राचीन भारत में यस वर्तमान अगर पाकिस्तान की बात करें जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, और यहाँ पे बांग्लादेश है, यस बच्चों। तो 1947 के पहले यस पाकिस्तान और बांग्लादेश प्राचीन भारत के अंग थे, ठीक है बच्चों, ध्यान रखिए। ये आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं पाकिस्तान, और इधर पूर्व में आप देख पा रहे हैं यस जो सर्कल देख पा रहे हैं बच्चों, ये बांग्लादेश, और पश्चिम में जो सर्कल है वो पाकिस्तान। अभी हमने इसकी चर्चा की। भारत की भौगोलिक विशेषताओं की बात करें तो चलिए बच्चों ज्योग्राफिकल फीचर ऑफ इंडिया, भारतीय इतिहास की विकास प्रक्रिया का विचार करें तो निम्न 6 भूप्रदेश महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो बच्चों पहला है हिमालय, दूसरा है सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों का मैदानी प्रदेश, थार का मरुस्थल, दक्कन का पठार जिसे डेक्कन प्लेटो कहते हैं, समुद्र तटों का प्रदेश जिसे कोस्टल एरिया कहते हैं, और बच्चों समुद्र में स्थित द्वीप यानी आइलैंड की बात करने वाले हैं। तो इस तरह से बच्चों आज हम एक बार विस्तार से देखने वाले हैं। पार्ट 1 में बच्चों हमने हिमालय के संदर्भ में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त की थी, तो चलिए थोड़ी सी जानकारी रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे। हिमालय की बात करें, द हिमालयाज की बात करें बच्चों तो हिंदकुश और हिमालय के रूप में भारतीय उपमहाद्वीप की उत्तर दिशा में मानो एक अभेद्य दीवार। तो बच्चों ये स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जिस हिंदकुश की बात कर रहे हैं, यहाँ पामेर की गांठ है बच्चों ऊपर उत्तर की ओर, और हमारा हिमालय जो है किस तरह से 2400 किलोमीटर ये बच्चों तलवार के आकार में ये फैला हुआ है, जिस हम हिमालय की बात करें। तो इस अभेद्य दीवार के कारण भारतीय उपमहाद्वीप मध्य एशिया के मरुस्थल से अलग हो गया है, परंतु हिमालय पर्वत के खैबर और बोलन दर्रे में से एक व्यापारिक सड़क जाती है, और यह सड़क मध्य एशिया से गुजरने वाले प्राचीन व्यापारिक मार्ग से जोड़ी गई। तो चलिए बच्चों आपको हम दिखाते हैं। इस बच्चों अगर खैबर पास की बात करें तो स्क्रीन पर आप देख पा जिस खैबर दर्रे की बात करें यहाँ पर लिखा हुआ खैबर पास, यही खैबर दर्रा है जिस बच्चों। तो खैबर और बोलन दर्रे से एक व्यापारिक सड़क जाती है, तो आपको हम बताने का प्रयास करेंगे। इस बच्चों ये हिंदकुश जो आप देख पा रहे हैं ये हिमालय की अगर हम बात कर रहे हैं, और बच्चों जिस खैबर पास की बात जिस खैबर दर्रे की बात कर रहे हैं वो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। तो बच्चों हम द हिमालयाज की बात करें, चीन से निकलकर एवं मध्य एशिया होकर अरब प्रदेश तक पहुंचने वाला ये व्यापारिक मार्ग जिसकी अभी हम चर्चा कर रहे थे। तो बच्चों ये देखिए जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं ये रेशम मार्ग नाम से जाना जाता है। यस बच्चों रेशम मार्ग बहुत चर्चित है क्योंकि इस मार्ग द्वारा पश्चिमी देशों में भेजे जाने वाले माल में रेशम प्रमुख था। यस बच्चों तो स्क्रीन पर आप रेशम मार्ग को देख पा रहे हैं। इन्हीं दरों में से आने वाले मार्ग से अनेक विदेशी आक्रमणकारियों ने प्राचीन भारत में प्रवेश किया। अनेक विदेशी यात्री भी इस मार्ग द्वारा भारत में आए।
इस बच्चों तो ध्यान रखिए, ये दर्रों की अगर बात करें तो इसी से अनेक आक्रमणकारी प्राचीन भारत में प्रवेश किए थे और उन्होंने भारत पर आक्रमण भी किया था, जिस जिस दर्रे की हम बात करें। तो चलिए बच्चों, विस्तार से आज हम देखने वाले हैं। तो बच्चों, आज हम विस्तार से देखने वाले हैं सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों का मैदानी प्रदेश, और इसके अलावा बच्चों हम बात करेंगे थार के मरुस्थल की, और डेक्कन प्लेटो समुद्र तटीय जो प्रदेश है उनकी, और समुद्र में स्थित द्वीपों के बारे में विस्तार से जानने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, हम सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों के मैदानी भाग की बात करेंगे। तो बच्चों, द प्लेन्स ऑफ सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र। तो बच्चों, अगर हम बात करें सिंधु गंगा, इस तो गंगा नदी की बात करें तो गंगा नदी का एक चित्र दाहिने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, गंगा घाट आप देख पा रहे हैं। इस बच्चों, तो अगर हम देखते हैं कि ये जो मैदानी प्रदेश की बात करें, तीन बड़ी नदियों यानी सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो बच्चों, अगर सिंधु की बात करें, ये तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर सिंधु नदी, ये देखिए बच्चों सिंधु नदी आप देख पा रहे हैं, जो यहाँ देखिए सिंधु नदी आपको दिखाई दे रहा है, जो कि अरब सागर में जाकर गिरती है, राइट। तो ये ध्यान रखिए, हम सिंधु नदी की बात करते हैं अपनी तमाम सहायक नदियों के साथ, सिंधु नदी एक बड़ी नदी, ये अपनी सहायक नदियों के साथ। लेकिन इसके साथ ही बच्चों, अगर गंगा नदी की बात करें तो गंगा नदी आप देख पा रहे हैं, ये भी अपनी तमाम सहायक नदियों के साथ, इसका जो स्लोप है, ढाल है, वो इस ओर है, जबकि सिंधु नदी का बच्चों इस ओर है। तो आपको जो स्लोप है, ढाल है, अपने दिमाग में अच्छी तरह से रखना चाहिए। और बच्चों, अगर ब्रह्मपुत्र की बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी बच्चों अगर हमारे भारत में जो प्रवेश करती है बच्चों, यहाँ से प्रवेश करती है, ये ब्रह्मपुत्र जो आप देख पा रहे हैं, इसका ढाल इस तरफ है, ये इधर देखिए आकर के बांग्लादेश में आती है, और आगे चलकर देखिए गंगा और किस तरह से ये जो ब्रह्मपुत्र यहाँ बांग्लादेश में आकर के मिलती है। तो बच्चों, तात्पर्य हमारे बताने का कि जब हम सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों के मैदानी प्रदेश की बात करते हैं तो एक विस्तृत प्रदेश इस बच्चों, तो जो सिंधु को आप राइट ये देख पा रहे हैं, चाहे इस हिस्से की हम बात करें या बच्चों इस हिस्से की बात करें या इस हिस्से की बात करें, ये बच्चों तो एक बड़ा जो है मैदानी प्रदेश, ये इन जो तीन नदियां और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, मतलब जो सहायक नदियां हैं, उनको मिला करके ये बनता है। तो इसीलिए सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों का मैदानी प्रदेश, जिसकी इस बच्चों तीन बड़ी नदियों की हमने बात की, सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र, उनकी सहायक नदियों की घाटियों से बना हुआ है, राइट बच्चों। तो इसे आपको ध्यान रखना है। और बच्चों, भौगोलिक दृष्टि से हमने कहा कि किस तरह से जिस की हम बात करें बच्चों, ये प्रदेश पश्चिम में जहाँ सिंध पंजाब से लेकर के पूर्व में बांग्लादेश तक फैला हुआ है, और इस प्रकार बच्चों इस प्रदेश में भारत की अति प्राचीन नगरीय संस्कृति यानी हड़प्पा संस्कृति और उसके पश्चात गणतांत्रिक राज्यों का उदय हुआ। जिस बच्चों, तो हम बात कर रहे हैं गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र नदियों के मैदानी प्रदेश। तो बच्चों, यहाँ पर समझ सकते हैं कि प्रदेश पश्चिम में सिंध पंजाब, बच्चों ध्यान रखना है, इस वहाँ से लेकर हमने इसकी चर्चा की, और पूर्व में बांग्लादेश तक, ये बच्चों तो बांग्लादेश आप देख पा रहे हैं। तो एक विस्तृत क्षेत्र आपको यहाँ पे दिखाई हुआ जिस दे रहा है, जिसकी हम बात कर रहे थे। तो ये पूरा क्षेत्र जो है, ये आपको ध्यान रखना है बच्चों, जिस मैदान, विस्तृत मैदान की हम बात कर रहे हैं। सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों का मैदानी प्रदेश की बात करें, इस प्रदेश में भारत की अति प्राचीन नगरीय संस्कृति बच्चों हड़प्पा संस्कृति, जिस बच्चों आपको याद होगा, और उसके बाद बच्चों प्राचीन गणतांत्रिक राज्यों का उदय हुआ। आइए बच्चों, इस क्रम में हम और बात करेंगे थार के मरुस्थल की बात करें, थार डेजर्ट की बात करते हैं। तो बच्चों, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं एक दृश्य है थार डेजर्ट का। थार का मरुस्थल राजस्थान, हरियाणा और गुजरात के कुछ क्षेत्रों में फैला हुआ है। इस मरुस्थल का कुछ क्षेत्र वर्तमान पाकिस्तान में भी व्याप्त है। तो बच्चों, स्क्रीन पर आप बाईं ओर देख पा रहे हैं, ये जिसे शिप ऑफ द डेजर्ट, यानी अगर बात करें बच्चों मरुस्थल के जहाज के रूप में जाने जाते हैं। तो देख सकते हैं बच्चों, जहाज के रूप में जाने वाले ये जानवर ऊंट बहुत प्रसिद्ध हैं इस बच्चों। तो आइए हम जब बात कर रहे हैं तो हम थार के मरुस्थल की बात कर लेते हैं इस बच्चों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो बच्चों, ये जो मरुस्थल यहाँ पर लिखा हुआ है डेजर्ट, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर विस्तृत मरुस्थल, जिस बच्चों ध्यान रखिए, राजस्थान का एक बड़ा हिस्सा, और बच्चों जिस पाकिस्तान का भी कुछ हिस्सा है इसमें। तो इसके उत्तर में, जैसे बच्चों थार के उत्तर की, थार के मरुस्थल की बात करें, इसके उत्तर में सतलज नदी,
ये सतलज नदी की बात करें तो आप देख सकते हैं बच्चों, सतलज नदी ये आप देख पा रहे हैं यहाँ जाकर किस तरह से मिलती है, ये इस तरह से बहती हुई आगे बढ़ रही है। ये इसके बाद बच्चों पूर्व में अरावली पर्वत, बच्चों पूर्व में जो अरावली पर्वत आप देख पा रहे हैं, अरावली पर्वत यहाँ लिखा हुआ है, ये अरावली पर्वत की श्रृंखला है। ये इसके बाद दक्षिण में कच्छ, इस बच्चों अगर दक्षिण की ओर बात करें तो यहाँ कच्छ की खाड़ी आपको दिखाई दे रही है, और पश्चिम में सिंधु नदी, तो सिंधु नदी तो आप पश्चिम में यहाँ पे देख ही रहे हैं। ये बच्चों तो थार का जो डेजर्ट है, मरुस्थल है, इस बच्चों इसे आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है। तो थार डेजर्ट की बात करें बच्चों, ये हिमाचल प्रदेश में घग्गर नदी का उद्गम होता है और यह नदी थार के मरुस्थल तक पहुंचती है। इस बच्चों अगर घग्गर की बात करें तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर घग्गर आपको दिखाई दे रहा है, ये घग्गर नदी, और बच्चों घग्गर नदी आगे बढ़ करके थार के मरुस्थल में पहुंचती है, और बच्चों यहाँ पर यूँ कहें कि मरुस्थलीय क्षेत्र में लगभग विलीन स्थिति बन जाती है, और बच्चों पाकिस्तान में ये हाकारा नाम से जानी जाती है। राजस्थान और पाकिस्तान में इस नदी का पाट अब सूखा पड़ा है, और बच्चों इस सूखे वाले पाट में हड़प्पा संस्कृति के अनेक स्थान बिखरे हुए हैं। राइट, ध्यान रखिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है। जिस घग्गर नदी की बात करें बच्चों, हमने कहा कि इस तरह से इसका पाट जो है अब सूख गया है, और इसमें हड़प्पा संस्कृति के अनेक स्थान बिखरे पड़े हुए हैं। आइए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ करके डेक्कन प्लेटू की बात कर लेते हैं। दक्कन का पठार, तो बच्चों स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, अगर दक्कन के पठार की बात करें तो यहाँ पर आप देखिए बच्चों डेक्कन प्लेटो की जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये डेक्कन प्लेटो, तो एक ओर पूर्वी तट तथा दूसरी ओर पश्चिमी तट। बच्चों डेक्कन प्लेटो की बात करें, ये तो एक विस्तृत क्षेत्र आपको ये डेक्कन प्लेटो के रूप में यहाँ पर आपको समझने को मिलता है। इसमें अगर बात करें बच्चों इस तरह की एक विस्तृत क्षेत्र डेक्कन प्लेटो, जिसमें अगर ध्यान से आप देखेंगे तो इसके पूर्व में एक और जहाँ पूर्वी तट की अगर हम बात करते हैं, ये पूर्वी तट जो है बच्चों, और पश्चिम की ओर देखेंगे तो बच्चों पश्चिमी तट, ये जिसमें सह्याद्री वगैरह शामिल है, ये सब पश्चिमी तट में आता है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके बीच में स्थित भारत का भूप्रदेश दक्षिण दिशा में शंक्वाकार, ये जो सकरा होता गया है जिसकी हम बात करें बच्चों, तो इस तरह से एक पीछे जो दक्षिण की ओर सकरा होता हुआ एक विस्तृत भाग जो है बच्चों एक डेक्कन प्लेटो के रूप में जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। इस पठार के पश्चिम में अरब सागर, तो बच्चों ध्यान रखिए जिस अरब सागर की बात करें यहाँ अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर जिसकी अगर बात करें, और पूर्व में बंगाल की खाड़ी। तो इस तरह से बच्चों इसका एक शुंडाकार रूप में जो जिस बच्चों पेंसुलर की बात करते हैं, प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र की बात करते हैं, वो विस्तृत पठारी क्षेत्र यहाँ पे फैला हुआ है। इस बच्चों तो दक्कन के पठारी भाग की हम बात कर रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आइए बच्चों थोड़ी और चर्चा इसी संदर्भ करें। तीन ओर से पानी से घिरा हुआ यह भूभाग समुद्र में किसी पर्वत की त्रिकोणीय चोटी के समान दिखाई देता है। तो इसे आप देख सकते हैं बच्चों, इस रूप में हमने कहा कि जो ईस्टर्न कोस्ट की हम बात कर रहे थे, या ये जो पूर्वी तट के भाग की बात कर रहे थे, और ये पश्चिमी तट की बात कर रहे थे, यस, और बच्चों बीच में एक त्रिकोणी आप समझ सकते हैं। तो इस तरह से ये हिस्सा आप समझ सकते हैं पूरा, तो जो त्रिकोण के रूप में है, ये बच्चों त्रिकोणीय चोटी के समान जो दिखाई देता है, इस प्रदेश को प्रायद्वीपीय क्षेत्र कहते हैं। प्रायद्वीपीय पठारी हिस्सा जो पूरा जो पेंसुलर एरिया कहा जाता है। भारतीय प्रायद्वीप का अधिकांश क्षेत्र दक्कन के पठार से व्याप्त है। तो चलिए बच्चों इस क्रम में और आगे बढ़ेंगे, हम विस्तार से देखने वाले हैं दक्षिणी पठारी यानी दक्कनी पठार के उत्तर में सतपुड़ा और बिंद, जिस चीज़ की जो हमने चर्चा की थी। तो उत्तर में जहाँ सतपुड़ा और बिंद देख सकते हैं, यानी हम आपको यहाँ पे दिखाएं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों सतपुड़ा और बिंद जिसकी हम बात कर रहे थे। तो उत्तर में ये जो सतपुड़ा और बिंद है ये आप देख पा रहे हैं। तो बच्चों यहाँ से शुरू होकर के पूरा ये हिस्सा जो कि डेक्कन प्लेटो के रूप में जाना जाता है और पूरा एक विस्तृत क्षेत्र है, ये आपको ध्यान रखना। उसके पश्चिम में सह्याद्री की पर्वत श्रेणियों की बात की और उसे पश्चिम घाट के रूप में जानते हैं, जिसकी चर्चा हम पहले की थी। ये बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिस सह्याद्री की बात करें, सह्याद्री ये जो कि पर्वत श्रृंखला यहाँ पश्चिमी तट के रूप में जाना जाता है। और बच्चों पूर्वी तट की जो हम बात कर रहे थे ये आप देख सकते हैं, और नीचे जो कोरोमंडल तट का हिस्सा है ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये ध्यान रखना है। तो चलिए बच्चों, सह्याद्री की पश्चिमी तलहटी में कोंकण और मलबार का तटीय प्रदेश है और दक्कन पठार के
पूर्व में स्थित जो प्रदेश हैं, ये जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, तो दक्कन पठार के पूर्व में स्थित पर्वतों को पूर्वी घाट के रूप में जाना जाता है। ये आपको ध्यान रखना, जिन पूर्व, ये देखिए दिखा हुआ है पूर्वी घाट। तो बच्चों सबसे पहले ये देखिए पूर्वी घाट के रूप में, और यहाँ पर आपको देखिए लिखा है पूर्वी तट। तो पूर्वी तट का मतलब जो हम कहते हैं, तो ये समुद्र का तटवर्ती मैदानी क्षेत्र है, राइट बच्चों। इसके और जब हम पश्चिम की ओर बढ़ते हैं पूर्वी तट के, तो हमको क्या मिलता है, पूर्वी घाट मिलता है। इस बच्चों ये आपको ध्यान रखना है। तो बच्चों इस पठार की भूमि उपजाऊ है, और यहाँ हड़प्पा संस्कृति के पश्चात वाले कालखंडों में अनेक कृषि प्रधान संस्कृतियाँ अस्तित्व में आई हैं। मौर्य साम्राज्य प्राचीन भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य था, और इस साम्राज्य में दक्कन का पठार, जिस बच्चों हम बात करें मौर्य साम्राज्य को ध्यान रखिए, मौर्य साम्राज्य के बाद यहाँ अनेक छोटे बड़े साम्राज्य अस्तित्व में आए और नष्ट हुए। तो बच्चों हम डेक्कन प्लेटो की बात करें, दक्कन के पठार की बात करें, समुद्र के तटवर्ती प्रदेशों की बात करें, कोस्टल रीजन्स की बात करें बच्चों, तो प्राचीन भारत में हड़प्पा संस्कृति के समय से पश्चिमी देशों के साथ व्यापार होता था। यह व्यापार समुद्री मार्ग से चलता था। इस बच्चों परिणाम स्वरूप भारत के समुद्री बंदरगाहों से होकर विदेशी संस्कृतियों और लोगों के साथ भारत का संपर्क और लेन देन होता था। कालांतर में सड़क मार्ग से भी व्यापार और संचार प्रारंभ हुआ, फिर भी समुद्र मार्ग का अस्तित्व बना रहा। तो बच्चों ध्यान रखिए, जिसकी हम बात करें तो समुद्र के मार्ग द्वारा, जिस बच्चों समुद्री मार्ग द्वारा भारत में प्राचीन काल से ही व्यापार बड़े पैमाने पर हुआ करता था, इसकी हम बात करें। इसके बाद बच्चों आगे चल करके जो सड़क मार्ग की हम बात करें, सड़क मार्ग के द्वारा भी ये लेन देन होता था, और कालांतर में सड़क मार्ग भी व्यापार और संचार का जो कह सकते हैं कि माध्यम बना, यानी सड़क मार्ग के द्वारा भी व्यापार तेजी से बढ़ा। लेकिन बच्चों ध्यान रखना है, समुद्री मार्ग का महत्व फिर भी बना रहा। तो आइए बच्चों अब हम बात कर लेते हैं, आइलैंड की बात करते हैं, समुद्र में स्थित द्वीपों की बात कर लेते हैं। यस, तो बच्चों बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं बच्चों, यस यहाँ पे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो दिखाई दे रहा है, यस बच्चों। साथ ही भारतीय द्वीपों का समूह लक्षद्वीप, जो कि अरब सागर में, परीक्षा में कभी कभी पूछा जाता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहाँ है बच्चों, बंगाल की खाड़ी में है। लक्षद्वीप कहाँ है बच्चों, लक्षद्वीप अरब सागर में है, राइट, ध्यान रखिए। प्राचीन समय में चलने वाले समुद्री व्यापार इन द्वीपों का महत्व रहा है। इनका पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन थ्री बहुत चर्चित नाम है बच्चों, आपने पढ़ा होगा इतिहास में। यस, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी अर्थात लाल सागर की जानकारी पुस्तिका द हैंडबुक ऑफ द रेड सी नामक पुस्तक में भारतीय द्वीपों का उल्लेख मिलता है। इस बच्चों यह पुस्तक एक अनाम ग्रीक नाविक द्वारा लिखी गई है। इस बच्चों किस पुस्तक की बात कर रहे हैं, लाल सागर की जानकारी पुस्तक, हैंडबुक ऑफ द रेड सी। तो यस बच्चों यह पुस्तक जो है एक अनाम ग्रीक नाविक द्वारा लिखी गई है। तो चलिए इसे ध्यान रखिए। आइए बच्चों इस क्रम में अंडमान द्वीप को हम आपको दिखाएं, एक सुंदर आइलैंड जो कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, अंडमान द्वीप को आप देख पा रहे हैं। इस बच्चों और आपको जानकारी के लिए बता दें, जिस बच्चों भारत का जो दक्षिणतम स्थान है इंदिरा पॉइंट, बच्चों अंडमान और निकोबार द्वीप समूह यहीं पे है, राइट। ध्यान रखिए, मुख्य भूमि की बात नहीं करें, भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु की बात करते हैं तो वो इंदिरा पॉइंट है, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। यस बच्चों, ये भी आपको सामान्य ज्ञान के हिसाब से याद रखना चाहिए। तो भारतीय उपमहाद्वीप द इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करें बच्चों, यस, तो इसके बारे में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नगर वर्तमान पाकिस्तान में है। यस बच्चों, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और हमारा भारत देश मिलकर के संपूर्ण भूभाग दक्षिण एशिया नाम से जाना जाता है। इस बच्चों ध्यान रखें, जब दक्षिण एशिया की बात आती है तो उसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और हमारा भारत देश, ये मिलकर के दक्षिण एशिया नाम से जाना जाता है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिए इसे। भारतीय उपमहाद्वीप की बात करें, द इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करें, तो इस भूभाग में भारत देश के विस्तार और महत्व को ध्यान में रखते हुए बच्चों इस प्रदेश को भारतीय उपमहाद्वीप, इंडियन सब कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। ध्यान रखिए, हड़प्पा संस्कृति का विस्तार प्रमुखतः भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में हुआ। इस बच्चों ध्यान रखिए, जब पश्चिमोत्तर की बात करते हैं तो ये पूरा हिस्सा, इस बच्चों पश्चिमोत्तर हिस्सा, ये आपको ध्यान रखना है। यस, तो हड़प्पा संस्कृति का विस्तार, यस बच्चों, इन्हीं क्षेत्रों में ध्यान रखिए, हड़प्पा संस्कृति का विस्तार प्रमुखतः भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है।
चीन और म्यांमार यद्यपि हमारे पड़ोसी नहीं हैं, फिर भी ये देश दक्षिण एशिया अथवा भारतीय उपमहाद्वीप के हिस्से नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर भी इन देशों के प्राचीन भारत के साथ ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। प्राचीन भारत के इतिहास के अध्ययन में इन देशों का महत्वपूर्ण स्थान है। राइट बच्चों, चीन और म्यांमार को ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, भले ही हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट का ये हिस्सा नहीं है, लेकिन जब हम बच्चों प्राचीन भारत के ऐतिहासिक संबंधों की बात करते हैं तो ये इस इतिहास के अध्ययन में इन देशों का महत्वपूर्ण स्थान रहा। चलिए बच्चों, स्क्रीन पर अभ्यास करेंगे। तो चलिए, आपके सामने एक कथन है, ध्यान से बताइए कथन सत्य है या असत्य है। तो बच्चों, थार का मरुस्थल राजस्थान, हरियाणा और गुजरात के कुछ क्षेत्रों में फैला हुआ है। इस मरुस्थल का कुछ क्षेत्र वर्तमान पाकिस्तान में भी व्याप्त है। तो क्या ये कथन सत्य है? याद कीजिए, इसकी चर्चा हमने की थी, आपको याद आ रहा होगा। चलिए अपना उत्तर टैली कर लीजिए। यस, ये कथन बिल्कुल सत्य है। चलिए कथन और देखेंगे। दक्कन पठार यानी डेक्कन प्लेटो की बात करें, दक्कन पठार के पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। तो क्या ये कथन सत्य है? तो बच्चों, बहुत ही आसान आपके लिए होगा, कई बार आपने इसको समझ रखा है तो आपने उत्तर सत्य दे दिया होगा। यस, बिल्कुल ये उत्तर सही है। चलिए बच्चों, एक कथन और लास्ट में ले लेते हैं। तो बच्चों, दक्कन पठार के पूर्व में स्थित पर्वतों को पश्चिम घाट कहते हैं। बच्चों, आपको याद आ गया होगा कि दक्कन पठार के पूर्व में स्थित पर्वतों को पश्चिम घाट कहते हैं। आपको तुरंत याद आ गया होगा, अरे ऐसा हो सकता है क्या? तो बच्चों, आपको याद आ गया होगा, दक्कन के पठार के पूर्व में स्थित पर्वतों को पश्चिम घाट कैसे कह सकते हैं? नहीं कह सकते ना। यस, तो ये कथन असत्य है। तो बच्चों, जब परीक्षा में अगर ऐसा पूछा जाएगा और कथन असत्य रहेगा तो उसे सत्य करके लिखना है। इस बच्चों, तब इसे सत्य करके कैसे लिखेंगे? इस तरह, दक्कन पठार के पूर्व में स्थित पर्वतों को पूर्व घाट कहते हैं। यस बच्चों, दक्कन पठार के पूर्व में स्थित पर्वतों को पूर्व घाट कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि आज के पाठ का जो उद्देश्य था, तो बच्चों हमने रिवाइज किया पहले जो हमने थोड़ा पार्ट 1 में पढ़ा हुआ था। पार्ट 2 में हमने विस्तार से जिस देखा, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों का मैदानी प्रदेश पढ़ा, थार का मरुस्थल, दक्कन का पठार, समुद्री तटों के प्रदेश तथा समुद्र में स्थित द्वीप का अध्ययन हमने किया और बच्चों हमने अभ्यास किया। तो हम उम्मीद करते हैं बच्चों पाठ को आपने पूरी तरह से समझ लिया है। ठीक है बच्चों, तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, मेहनत करते रहिए। बच्चों, बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों, हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।